हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चला है सामाजिक समस्या। इसके अंतर्गत आज हम भ्रष्टाचार के बारे में जानेंगे। भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थों में होता है। पुलिस व सरकारी अधिकारियों द्वारा घूस लेने, यौन अनाचार, व्यापारियों द्वारा कम तोलना, मिलावट करना, कालाबाजारी, न्यायाधीशों द्वारा पैसा लेकर अपराधी को मुक्त कर देना, चुनाव में जीतने के लिए गड़बड़ी करना। इसी तरह से कई ऐसी कामें होती हैं जो सभी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। भ्रष्टाचार के स्थान पर अगर हम अनुचित लाभ शब्द का भी प्रयोग करें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुचित लाभ के लिए ही ये कार्य किए जाते हैं, तो ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। अनुचित लाभ एक विस्तृत कोण अवधारणा है जिसमें अनेक प्रकार के लाभ सम्मिलित होते हैं। भ्रष्टाचार के अनेक प्रकार होते हैं, अनेक कारणें होती हैं, इसलिए इसका जो परिभाषा है इसे स्पष्ट विद्वानों ने नहीं दे पाया। ये मतलब ये कठिन है। फिर भी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे भ्रष्टाचार निरोधक समिति द्वारा दिया गया है, जो कि 1964 में दिया गया था। इसमें लिखा गया था कि शब्द के व्यापक अर्थों में एक सार्वजनिक पद या फिर जनजीवन में उपलब्ध एक विशेष स्थिति के साथ संलग्न शक्ति और साथ ही प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार है। यानी यहाँ पे भ्रष्टाचार निरोधक समिति ये कह रही है कि जब आप किसी अच्छे ऊंचे पद पे हों या फिर आपके पास कोई ऐसे शक्ति हो जिसके कारण आप गलत कार्यों को बढ़ावा दे रहे हो, तो ये भ्रष्टाचार है। एक विद्वान है समाजशास्त्री रॉबर्ट सी बुक्स, इन्होंने तो परिभाषा देते हुए ये कहा है कि कोई प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष व्यक्ति लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदत्त कर्तव्य का जानबूझकर पालन न करना राजनीतिक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सदैव कभी किसी स्पष्ट या फिर अस्पष्ट लाभ के लिए कानून व समाज के विरोध में किया जाने वाला कार्य है। वहीं समाजशास्त्री इलियट और मैरिल कहते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय दंड विधान की धारा 161 के अनुसार, तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब कोई लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जाए, तो ये भ्रष्टाचार है और इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी हैं। तो इस तरह से ये परिभाषा दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचार को हम इस तरह से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार एक तरह से स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जाता है। उसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है और साथ ही इसमें नगद या वस्तु के रूप में घूस दिया जाता है। इसमें अयोग्य के प्रति पक्षपात और योग्य के प्रति अन्याय होता है और साथ ही यह लेने देने के सिद्धांत पर आधारित होता है। भ्रष्टाचार में पैसा उद्देश्य भी है और साधन भी है। भ्रष्टाचार में कानून या नियमों की अवहेलना की जाती है। कभी कभी कानून के विपरीत न होने पर भी न्याय और नैतिकता के विरुद्ध आचरण भ्रष्टाचार कहलाता है। तो इस तरह से ये भ्रष्टाचार है। अब अगर हम भ्रष्टाचार के कारणों की बात करें तो राजनीतिक इकाइयों का बड़ा आकार और प्रजातंत्र शासन व्यवस्था के दोष, व्यापार और राजनीति में निकट संबंध, सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, मुद्रा अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार उन्मूलन के कारगर तरीकों का अभाव, विकास के असमान अवसर, निर्धनता, चरित्र और नैतिक पतन और कहीं ना कहीं और साथ इन सभी के अलावा आज देश में चारों ओर चरित्र और नैतिकता का संकट सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, जो कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे प्रशासनिक कठिनाइयाँ, पूंजी संघ की प्रवृत्ति, शिक्षा का अभाव, बेकारी, कानून की अनभिज्ञता, अपर्याप्त वेतन और अत्यधिक स्पर्धा आजकल जो चल रही है, आबादी की भिन्नता, भ्रष्टाचार पनपाने में उच्च अधिकारियों का सहयोग और कर्मचारी संघ, कहीं ना कहीं ये सभी कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें भारत में भ्रष्टाचार के प्रकार का, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार पाया जाता है तो वो है राजनीतिक भ्रष्टाचार और दूसरा है व्यापार में भ्रष्टाचार। और इसी कारण से कहीं ना कहीं जब हम व्यापार में भ्रष्टाचार की बात करें तो काला धन सबसे पहले आता है। यहाँ पे अगर हम काला धन की बात करें तो भारत में बहुत सारे ऐसे धनपति हैं जिन्होंने काला धन रखा है। देखिए, काला धन सरकारी खजाने पर बुरा प्रभाव डालता है, समाज में विषमता को बढ़ाता है और आर्थिक विकास की योजना को निष्फल बनाता है।
इसीलिए काला धन कहीं न कहीं देश के लिए सबसे ज़्यादा हानिप्रद होता है। भारत में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार श्वेतोषण अपराध के कारण भी है। देखिए, ये जो श्वेतोषण अपराध है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बड़े-बड़े पद अधिकारी हैं, जैसे आप ले सकते हो वकील, न्यायाधीश, प्रशासनक या डॉक्टर है, इंजीनियर है या प्राध्यापक हैं, ये लोग क्या करते हैं, घूस लेते हैं। तो ये जो घूस लेते हैं, इसी श्वेतोषण अपराध के अंतर्गत आते हैं। वहीं संगठित अपराध भी है, यानी कि कई लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों के साथ संलग्न होते हैं। यानी कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, जैसे आप वकील लोगों को ले लें या जज लोग, कोई भी डायरेक्ट जाके उन्हें घूस देकर अपने काम को नहीं करवा सकता है। कहीं न कहीं एक जुड़ाव होता है, कोई न कोई किसी न किसी माध्यम से जाता है, फिर इस काम को अंजाम दिया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में कहीं न कहीं बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। शैक्षण भ्रष्टाचार भी भारत में है, पुलिस विभाग में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, वहीं न्यायों में भ्रष्टाचार भी है, स्थानीय स्वास्थ्य शासन में भी भ्रष्टाचार है, धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है और सामाजिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी, ठेकेदार के क्षेत्र में भी। तो इस तरह से भ्रष्टाचार भारत में बहुत ही व्यापकता के साथ अब देखा जाता है। इन सब मतलब भारत में भ्रष्टाचार शायद बहुत ही समय से चला आ रहा है। एक बहुत ही किस्सा प्रचलित है, भारत में राजीव गांधी के शासनकाल में बोफोर्स तोपें और पनडुब्बियों के खरीदने में करोड़ों रुपए दलाली के रूप में दिए जाने का मामला संसद में उठाया गया था, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला जा सका कि दलाली की यह भारी रकम किसने ली। इस प्रकार जब देश में सुरक्षा का क्षेत्र भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, तो भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात एक तरह से हंसी वाली बात हो सकती है, क्योंकि भारत में जब बड़े-बड़े ऐसे क्षेत्र नहीं बचे जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो फिर आम लोगों में तो ये भ्रष्टाचार तो आम बात होगी। अब हम भ्रष्टाचार उन्मूलन या जो प्रयत्न किए गए या सुझाव जो बताए गए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहले तो इसमें ये बताया गया है कि किसी भी समाज को अगर कोई भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा फैलता है तो वहाँ से रुकना चाहिए। जैसे व्यावसायिक वर्गों में सुरक्षा और सरकारी नियुक्ति की स्थिरता उत्पन्न की जानी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार को वहाँ रोका जा सके। राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और व्यापारियों में ईमानदारी की भावना पैदा की जानी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाते हैं, तो ये कम हो सके। लोगों में नैतिक गुणों, चरित्र और व्यापारिक जो आदर्श होते हैं, उसे उत्पन्न किया जाना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार वहाँ पे न फैलने पाए। कठोर कानून व्यवस्था उत्पन्न की जानी चाहिए और भ्रष्टाचार निवारण हेतु भ्रष्टाचार निवारण विभाग की स्थापना की जानी चाहिए और केंद्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार जो या फिर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए और उनके बारे में पता लगाकर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस और सतर्कता विभाग ईमानदारी से काम करे, इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने भी भ्रष्टाचार निवारण के लिए समय समय पर कई प्रयास किए हैं। जैसे सन 1947 में भ्रष्टाचार निवारण कानून पास किया गया। भ्रष्टाचार अधिनियम की कार्यनीति के संबंध में इसे सुझाव देने के लिए बनाया गया था। 1949 में टेकचंद्र समिति की स्थापना की गई थी। 1953 में आचार्य कृपालनी अध्यक्षता में रेलवे भ्रष्टाचार जांच कमेटी निर्मित की गई थी। गृह मंत्रालय ने सन 1955 में प्रशासन सतर्कता विभाग की स्थापना की थी। जून 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री सनातनम कमेटी की स्थापना की, जिसने 1964 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 1964 में तत्कालीन गृह मंत्री गुजरारीलाल नंदन ने भी भ्रष्टाचार निवारण के लिए सनातनम कमेटी की सिफारिशों को लागू करने और अन्य कड़े कदम उठाने की घोषणा की थी। अब हम जो सनातनम कमेटी भ्रष्टाचार निवारण है, इसके कुछ सुझाव को जानते हैं। देखिए, इसमें ये बताया गया था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्वत्र एक किसी आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। संविधान की उन धाराओं को बदला जाए जो अनुशासन की कार्यवाही में बाधक डालती हो। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योजनाबद्ध रूप से सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और प्रशासनिक उपाय अपनाए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार से संबंधित सभी नियमों में उचित संशोधन किया जाना चाहिए। साथ ही इस कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि नागरिकों को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिए कि अधिकारियों की शिकायतें किसके पास करनी चाहिए,
ताकि वो अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट है तो उसके बारे में वो शिकायत कर सके। सरकारी कर्मचारियों के निवास, चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वो भ्रष्ट ना हो। ईमानदार व्यक्तियों को ही उच्च पद पर बैठाया जाना चाहिए या उन्हें उच्च पद ही दिया जाना चाहिए। जो समाचार गुप्त न हो वे जनता में शीघ्र प्रसारित किए जाएं। भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों का व्यापक प्रचार किया जाए और उन्हें कठोर दंड दिया जाए। इसके अलावा देखिए, लोकपाल और लोक नियुक्ति कानून भी पारित किया गया। इसके अंतर्गत ये किया गया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोक नियुक्ति विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही देश में लोकपाल और लोक नियुक्ति अधिनियम 16 जनवरी 2014 से अस्तित्व में आया। 27 जुलाई 2016 को लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम 2013 में संशोधित किया गया था। इससे पूर्व 18 दिसंबर 2013 को संसद द्वारा इन विधेयकों को पारित किया गया था। तो ये जब पारित हो गया तो इस कानून में ये रखा गया कि इसके जो लोकपाल होते हैं वो लोक सेवा के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करेंगे। लोकपाल चयन मंडल में प्रधानमंत्री, स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और देश के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामांकित न्यायाधीश सम्मिलित कुल 5 सदस्य होंगे। लोकपाल नियुक्त कानून के अंतर्गत कुछ इस तरह से प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि पहला है, केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। लोकपाल की जांच के दायरे में प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। विदेश से वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक का दान प्राप्त करने वाली संस्थाएं इसके दायरे में होगी। जिन मामलों को लोकपाल सीबीआई व अन्य एजेंसियों को जांच के लिए सौंपेगा उनमें वह निगरानी करके साथ ही निर्देश भी दे सकेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो समिति होगी इसमें सीबीआई निर्देश का चयन करेगी। किसी मामले की जांच करके ही सीबीआई अधिकारियों का स्थानांतरित या लोकपाल की स्वीकृति से ही जो कार्य है वो संभवतः करेंगे। इस तरह से 4 बड़े अधिकार इस लोकपाल नियुक्ति कानून के अंतर्गत पारित है, जैसे कि भ्रष्ट तरीके से कमाई संपत्ति, आय को जब्त करने का अधिकार है इसको। साथ ही जांच कार्य में केंद्र और राज्य की एजेंसियों की सेवा ली जा सकेगी। कि भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमे के साथ दोषी अफसरों के स्थानांतरण और विलंबन का भी अधिकार है। यानी जो जो उसमें सम्मिलित होगा उस नेता या भ्रष्ट कर्मचारी के साथ उन सभी का स्थानांतरित या निलंबन भी किया जा सकेगा। और चौथा पॉइंट बताया गया है कि सीबीआई को रेफर किए मामलों की निगरानी का अधिकार रहेगा। तो इस तरह से ये 4 बड़े अधिकार लोकपाल और लोकयुक्त कानून के अंतर्गत बनाया गया। इस तरह से भ्रष्टाचार निवारण के लिए आवश्यक है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि लोगों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत हो और लोग दंड के भय से भ्रष्टाचारी जो कार्य करते हैं, मतलब जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो गलत काम ना करें।